सो हेलो एवरीवन एंड नो गुड इवनिंग, आज जो है गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज इस बैच की पहली क्लास मॉर्निंग में हो रही है। आज इस लेक्चर में हम लोग पॉलिटी को ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में पूरी पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी बिकॉज आज हम लोग का लास्ट चैप्टर रहने वाला है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब क्या है? तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब है कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअल में, कि किस तरह से पार्लियामेंट एक तरह से फॉर्म हुआ, किस तरह से जो आज हम पार्लियामेंट देखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बनना जो स्टार्ट हुआ उसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ। यानी कि जो हमारे डिफरेंट एक्ट्स होते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, चार्टर एक्ट्स, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, ये सारे एक्ट्स हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ना है। इसके अलावा इसी लेक्चर में हम लोग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी देखेंगे, लेकिन वो इस लेक्चर का एक छोटा सा हिस्सा रहने वाला। मेन दिस लेक्चर इज़ अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब जैसे मैंने बताया कि हम देखेंगे कि किस तरह से ये पार्लियामेंट नाम का इंस्टीट्यूशन बहुत पहले से सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी और किस तरह से डेवलपमेंट्स हुए थे विच फर्दर लेड टू दी एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सारी चीज़ें। बाकी तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब फॉर्म हुई थी, तो वो सारी चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रही बात कुछ एक्ट्स की, तो कुछ एक्ट्स से आप पहले ही अवगत होंगे, जैसे कि 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, बिकॉज ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा उनको विस्तार में, इतना भी ज़्यादा विस्तार में नहीं, बिकॉज है क्या ना, ये चैप्टर अगर आप बहुत ज़्यादा इसको विस्तार में पढ़ने गए तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, फिर ये है कि मतलब इसमें या तो ये है कि ऊपर से टच करके निकल आओ जितना आपके एसएससी एग्ज़ाम है और फिर इस लेवल के जितने भी एग्ज़ाम है आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आप घुसे, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा घुस के काम नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा आपको डीप जाना पड़ेगा और बहुत रिपीटेडली आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब आपकी चीज़ें दिमाग में चीज़ें सेटल डाउन होंगी, कंपार्टमेंटलाइज होंगी। क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम करेंगे बिकॉज तुरंत सारी चीज़ें एकदम से आपको याद नहीं हो जाएंगी, इसीलिए हम क्वेश्चंस करते हैं, खासकर इस चैप्टर में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें समझने वाला नहीं है, समझने वाला है पार्ट लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। थोड़ा इसमें क्रोनोलॉजी समझने वाली चीज़ें हैं, तो क्रोनोलॉजी आप समझिए अमित शाह का नाम लेते हुए, और फिर उसके बाद हम लोग पार्ट्स एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के भाग करेंगे। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जितने लोग भी यहाँ पे CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कल मैंने क्लास शेड्यूल कर दी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का, आप लोगों का बहुत आ रहा था। ठीक है, रेलवे की तैयारी बंद करवा दो सर, हमने कब करवाई? जब मतलब अच्छा बाकी लोगों से क्यों, क्या हो गया भाई? रेलवे में ALP की वैकेंसी का गुस्सा है क्या? कम आई वैकेंसी? तो यहाँ पे CSIR SO के जितने भी स्टूडेंट हैं, कल हम लोग शाम को 5 बजे यानी संडे 5 बजे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का एक 1 शॉट लेक्चर करने वाले हैं। हमें पता है कि इसमें 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें कि आपका आई थिंक इकोनॉमिक्स भी उसी में ही और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी भी उसी में ही है। तो फिर ये है कि हाँ 12 से 13 नंबर का आप समझ सकते हैं रफली एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। और क्योंकि आप में से बहुत लोग, मतलब बहुत ही कम ही लोग मतलब वही पढ़ते हैं जो या तो UPSC वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, तो वही पढ़ते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, और वही जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो। तो कंसिडरिंग दैट, तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें मतलब जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगी वो सारी चीज़ें मैं कल के लेक्चर में करवा दूंगा, सो दैट आपका जो एक आसान सा क्वेश्चन है वो आपसे ना छूटे। और वहाँ पे हम लोग UPSC के PYQs भी करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको कैसे एलिमिनेट करना है वो खासकर हम वहाँ पे सीखने वाले हैं। कैसे हम पढ़ेंगे कि ऑल ऑफ दीज आपको मार्क करना है, वो सारी चीज़ें कल के लेक्चर में देखेंगे। वो सिर्फ उन्हीं के लिए जो CSIR है, सिर्फ उन्हीं के लिए तो नहीं बोलूँगा, हाँ बाकी SSC वाले भी कर सकते हैं, बिकॉज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी अलग से एज सच कुछ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी SSC पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो लिमिटेड ही है। तो आप ये समझ लो कि अगर आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी SSC का इतना पार्ट है, ठीक है, तो मैं इतना आपको करवा दूंगा, आपका आराम से SSC वाला भी वहाँ पे पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो SSC वाले हैं वो भी उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, बिकॉज मैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी अलग से नहीं करवाऊंगा, उसी में हो जाएगा, क्योंकि उतना अलग से करवाने के लिए उसमें चीज़ें हैं नहीं। करवाने को तो करवा सकता हूँ, चीज़ें तो बहुत हैं, लेकिन आपके उतना आउटपुट निकाल के नहीं देंगे आपके एग्जाम के लिए, और जो इंपॉर्टेंट वाली है वो मैं उसी पर्टिकुलर लेक्चर में करवा दूंगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गई बातें। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि मान लेते हैं कि हमारे मुकेश अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है वो है रिलायंस, ठीक है। अब मुकेश अंबानी को लगा, ठीक है, कि चलो बाहर भी ट्रेड करते हैं, मतलब इन द सेंस कि किसी अफ्रीकन कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं। उन्होंने चुना बुर्किना फासो को, ठीक है। उन्होंने चुना किस कंट्री को? बुर्किना फासो को चुना। अब जब इन्होंने चुना बुर्किना फासो को, तो इनको लगा, क्योंकि मुकेश अंबानी को मोनोपोली से बहुत ज़्यादा प्यार है,
जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा मोनोपोली होती क्या है। मतलब कि एकाधिकार, यानी कि सिर्फ आप ही वहाँ पे आप ही का शासन एक तरह से चला। जैसे फॉर एग्जांपल टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगर बात करें तो हाँ प्योरली मोनोपोली तो नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो जियो है, एयरटेल है, इक्का दुक्का और होंगे, ठीक है, नहीं तो जियो एयरटेल ही बचे हैं। और अगर एयरटेल भी सोचो ना रहे और इक्का दुक्का जो वो भी ना रहे, जो VI करके हैं वो भी ना रहे, तो जियो के क्या हो गया, मोनोपोली होगा। जब मोनोपोली होगी तो क्या होता है, फिर वो जो भी आपसे चार्ज मांगेगा आपको देना पड़ेगा, है कि नहीं। जियो के कितने सस्ते पहले प्लान्स आते थे, बट अभी देखो धीरे धीरे बढ़ने लगे, सेम सबके साथ वही है। तो वो होता है मोनोपोली का फ़ायदा किसी कंपनी को, लेकिन लोगों को इसका फ़ायदा नहीं होता है। तो कंपनी जब भी कोई ट्रेड करना चाहती है तो उसका यही विजन होता है, यही उसका मतलब एक बोल सकते हैं कि चाहत होती है कि उसकी भी उस मार्केट में मोनोपोली रहे। तो अब मान लेते हैं मुकेश अंबानी जो है मोनोपोली क्रिएट करने में एकदम माहिर हैं, तो इन्होंने मोदी जी के पास गए, दोस्त तो हैं अच्छे, तो मोदी जी से बोला कि यहाँ पे हमें ट्रेडिंग राइट्स दे दीजिए। ट्रेडिंग राइट्स ऐसे होने चाहिए कि सिर्फ हम ही ट्रेड कर सकें और कोई ट्रेड ना कर सके बुर्किना फासो के साथ। मोदी जी इनको ट्रेडिंग राइट्स दे दिए। इनकी कंपनी गई रिलायंस वहाँ पे ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। अब धीरे 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 व्यापार करती गई और पहले मान लो एक पार्ट में किया, फिर दूसरे पार्ट में, फिर तीसरे पार्ट में, और इस तरह धीरे 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 इतना एक्सपैंड कर लिया कि पूरी कंट्री में ये मुकेश अंबानी फिर रिलायंस जो कंपनी है उसका ट्रेड होने लगा। और ना सिर्फ ट्रेड होने लगा बल्कि पूरा कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। समझ रहे हैं आप, मतलब एक कंपनी जो ट्रेड करने के लिए गई थी सिर्फ कुछ चीज़ों के लिए, वो अब पूरी तरह से कंट्रोल करने लगी उस कंट्री को, उस पर पूरा राज चलने लगा है। बस यहीं पे आप एनालॉजी ड्रॉ करिए, किसकी, यहीं पे आपको एनालॉजी ड्रॉ करना है ईस्ट इंडिया कंपनी की, और अदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे फ्रेंच की भी आई, डच की भी आई ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको भी ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे, लेकिन ये है ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी। और हम सिनोनिमसली इसको ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए बोल देते हैं, ब्रिटिश नहीं लगाते हैं इसलिए, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने हमें 200 साल तक रूल किया। हमने देखा था हिस्ट्री में किस तरह से इन्होंने डच को, पोर्चुगीज़ को किस तरह से इन्होंने रिमूव किया था, हटाया था यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इस कंपनी का नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको कुछ लोगों ने बनाया इस कंपनी को। एंड देन ये गए उस टाइम की जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ वन। ये जो क्वीन एलिजाबेथ वन है, क्वीन एलिजाबेथ वन से इन्होंने लिए ट्रेडिंग राइट्स इन द ईयर 1600, और इनको ये ट्रेडिंग राइट्स मिल गए। थोड़ा सा मतलब ब्राइबरी वगैरह इन्होंने दी, ठीक है, पैसा भी खिलाना पड़ेगा ऑब्वियस सी बात, अगर आपको सिर्फ आपको ही ट्रेडिंग राइट्स चाहिए। तो क्वीन एलिजाबेथ वन, बिकॉज हमें पता है यूनाइटेड किंगडम में हेड ऑफ द स्टेट एक हेरिडिटरी हेड होता है, किंग या क्वीन होते हैं, तो 1600 में उन्होंने ट्रेडिंग राइट्स सिक्योर कर लिए। देन हमने हिस्ट्री में पढ़ा था किस तरह से 1608 में आता है कौन, विलियम हॉकिंस, ये हमने पढ़ रखा है हिस्ट्री में। तो विलियम हॉकिंस किसके कोर्ट में आता है जरा बताएंगे कमेंट में। देन 1615 में आता है थॉमस रो, ठीक है, थॉमस रो। तो विलियम हॉकिंस की अगर बात करें तो हेक्टरशिप लेके आता है जहांगीर के कोर्ट में, और थॉमस रो भी आता है जहांगीर के कोर्ट में। पहले तो मतलब ये ट्रेडिंग राइट्स के लिए आते हैं कि हमें एक फैक्ट्री सेटअप कर लेने दीजिए साहब, छोटे थोड़ी ना हो जाएंगे। ठीक है, तो विलियम हॉकिंस की अगर बात करें तो इसको दे तो दिए थे जहांगीर ने, लेकिन यहाँ पे पोर्चुगीज़ रेजिस्टेंस की वजह से, बिकॉज यहाँ पे हमें यहाँ पे गुजरात के सूरत में अभी तक जो कंट्रोल था वो पोर्चुगीज़ का था, ठीक है। तो पोर्चुगीज़ ने इनको यहाँ से खदेड़ दिया, नहीं सेटअप करने दिया, क्योंकि पोर्चुगीज़ को ये लगा कि भाई अगर ये करेंगे तो फिर हमारी पोजीशन करते हो जाएगी, और सबको चाहिए था कि सिर्फ हम ही ट्रेड करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहली हमने देखा था सबसे फर्स्ट फैक्ट्री जो इन्होंने सेटअप करी मसूलीपट्टनम, जो इसको मसूलीपट्टनम नहीं एक्चुअली मछलीपट्टनम बोला जाता है, पर ब्रिटिशर मछलीपट्टनम बोल नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने इस जगह का नाम मसूलीपट्टनम कर दिया, मछली करके मसूलीपट्टनम बन गया वो, ठीक है। ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। देन 1615 में आता है थॉमस रो, बट 1612 में एक बैटल होता है, हम लोगों ने सारी चीज़ें देख रखी हैं, बैटल ऑफ स्वाली, ये सूरत में होता है, इसको बैटल ऑफ सूरत भी बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ से बैटल ऑफ स्वाली में पोर्चुगीज़ को इन्होंने हरा दिया ब्रिटिशर्स ने सक्सेसफुली, और पोर्चुगीज़ को एक तरह से मिनिमाइज कर दिया टू दी सर्टेन पार्ट्स ऑफ लाइक दमन एंड दीव एंड गोवा, बस यहीं पे ये इनको समेट के रह गए। और लास्ट में हमने ये भी देखा था कि दे वर दी फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया 1498 वास्को डी गामा, एंड द लास्ट टू गो फ्रॉम द इंडिया गोवा, याद करिए 1960, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने 1613 में 1613 में अपनी फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री सेटअप करी। ये तो एक तरह से टेम्प्रेरी फैक्ट्री थी, इनके जो विजन था वो यहीं पे फैक्ट्री सेटअप करने का था, उद्देश्य यहीं का था, बिकॉज यहाँ से ट्रेड करना आसान था, यहाँ से ट्रेड करना यूरोप से आसान था, ठीक है। तो इट वॉज द फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश्ड एट 1613 इन सूरत, क्लियर। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, ठीक है, उन्होंने फैक्ट्री वगैरह सेटअप कर दी। धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी कि मतलब, क्योंकि धीरे धीरे मैंने बताया कि एक्सपेंशन इनका शुरू हो गया, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो अफगान वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो नेपाल वॉर, न जाने कितने कितने वॉर हुए,
ठीक है, और सब में धीरे 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 कंसोलिडेट करते गए, वॉर लड़े और ट्रीटी साइन करवाई, यानी कि जहाँ जूता मारने की जरूरत थी जूता भी मारा, और जहाँ सिर झुकाना था वहाँ सिर भी झुका। सिर तो खैर कहीं नहीं झुका है, मेन ये था कि हाँ ट्रीटी करके थोड़ा सा चालबाजी करके उन्होंने पूरा टेरिटरी एक तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पूरा टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लिया। अब अगर पूरा टेरिटरी उन्हीं के हाथ में है तो सोचिए उस कंपनी को, इस पर्टिकुलर कंपनी जो एक ऐसे देश में राज कर रही है जिसको सोने की चिड़िया बोला जाता था उस समय पे, ठीक है, तो कितना भयंकर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इसने ट्रेड किया होगा, कितना यहाँ से लूट मचाई होगी। और जब ये लूट के, मैं मतलब बहुत ही कॉन्शियसली इस वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ लूट को, क्योंकि उन्होंने लूट करी है, ठीक है। तो लूट करके जब ये अपनी कंट्री में जाते थे, खूब मतलब रिच एंड वेल्दी लाइफ जीते थे वहाँ पे ये लोग, तो ये चीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब पता चली तो जो वहाँ की सरकार में बैठे लोग थे तो उनकी भी आंखें चमकी। लेकिन उनको ये लगा कि इस तरह से अगर ये लूटते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे ऐसा ना हो कि हम इस इंडिया से हाथ खो बैठे, क्योंकि ये लोग अगर वहाँ पे जा रहे हैं तो टैक्सेस वगैरह भी पे कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो फ़ायदा ही है, ठीक है, वहाँ यहाँ से वेल्थ लेके आ रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को दो चीज़ें लगी, एक तो अगर ऐसे लूटते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि खो दें, क्योंकि विद्रोह है फिर कुछ ऐसा हो जाए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बैठ के देख ही रही थी वहाँ पे। और दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि क्यों ना धीरे 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 अपने हाथ में पूरा कंट्रोल ले लिया जाए, तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, इतना भयंकर मुनाफा हो रहा है, ये हमको होना चाहिए, गवर्नमेंट को ये लगा। तो इसीलिए अब इनके अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने वहाँ की पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित किया, एक एक्ट को पास किया। और एक्ट कैसे पास होता है हमने ये देखा था, बिल होता है फिर एक्ट बनता है, मतलब फिर वो उसको एसेंट देनी पड़ती है जो हेड ऑफ द कंट्री होता है, तो वो वैसे ही ब्रिटेन में भी है, क्योंकि हमने ब्रिटेन से ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है। और अभी हम देखेंगे किस तरह से डेवलपमेंट हुआ था ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, धीरे धीरे जो एक्ट्स हैं उनसे। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है जहाँ से कुछ चीज़ें हुई, जैसे कि इट वॉज दी फर्स्ट स्टेप टू, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये इससे आई थिंक क्वेश्चन पूछ भी लेगा तो भी आप कर ही देंगे। फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, बाई और राइटिंग थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे बने तो थोड़ा मैनेज करना है ना, क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। तो फर्स्ट स्टेप बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, टू रेगुलेट अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ना। और इसने क्या किया, इसने गवर्नर ऑफ बंगाल का नॉमेनक्लेचर एक तरह से चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। मतलब इसका क्या हुआ, इससे फ़र्क क्या पड़ा, क्या मतलब सिर्फ नाम ही चेंज हुआ है, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया? नहीं, सिर्फ नाम नहीं चेंज हुआ। देखिए 3 गवर्नर होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, एक जो बंगाल में बैठता था, एक जो बॉम्बे में बैठता था और एक जो मद्रास में बैठता था, 3 थे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एक्ट से इन्होंने क्या किया कि ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल है और ये गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ये गवर्नर ऑफ मद्रास है, इसको बोल दिया से तुम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाओगे। मतलब कि तुम थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो इन दोनों लोगों से, यानी गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे से तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, यानी इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी थोड़ी सी यहाँ पे दिखाई गई, थोड़ा सा पावर्स डिवॉल्व किए गए इन लोगों से, थोड़े से पावर्स लेके एक तरह से बोल सकते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी कि अगर तुम लोगों को कोई भी फाइनल चीज़ करनी है तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पूछ के करोगे, जो कि हमने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में इस चीज़ को देखा भी था कि किस तरह से यहाँ पे विलियम हॉकिंस बोल रहा हूँ, ये वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था, वॉरेन हेस्टिंग ने यहाँ पे अपनी फोर्स भेजी थी। जब उसको ये पता चला कि यहाँ जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे बैठे हुए इन्होंने ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन कर ली है और ब्रिटिशर्स को डिफीट झेलनी पड़ी है, तो इसने एक्सेप्ट नहीं किया वॉरेन हेस्टिंग ने और यहाँ पे अपनी फोर्स भेजी। तो हमने देखा था किस तरह से बाद में ट्रीटी ऑफ साल 22 से ये खत्म हुआ था, जो हमारा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है वो। क्लियर है? तो एक तो ये चीज़ इसने करी कि गवर्नर ऑफ बंगाल का जो नॉमेनक्लेचर वो चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया। इट प्रोवाइडेड फॉर अ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, प्रोवाइडेड फॉर अ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया जाएगा कैलकाटा में। कहाँ पे? ये जो फोर्ट विलियम है वहाँ पे, यहाँ पे क्या सेटअप किया जाएगा, एक सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया जाएगा। एंड इट ऑल्सो प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी इन एंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड, सर्वेंट्स ऑफ कंपनी इन एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड, यानी कि वो कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हैं,
प्राइवेट ट्रेड से मतलब ये है कि एक तरह से करप्शन बढ़ रहा था विद इन द कंपनी, कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स थे वो अपना ही अलग अलग ट्रेड कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हैं। एक तरह से करप्शन रोकने का यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया था बाय दिस पर्टिकुलर एक्ट। इसमें हमें सिर्फ इतनी चीज़ें पढ़नी, तो गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया, प्रोवाइडेड फॉर अ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा फोर्ट विलियम एंड इट प्रोहिबिटेड सर्वेंट्स ऑफ कंपनी इन एंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड। अब समझिए कि ये जो नॉमेनक्लेचर हुआ चेंज गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसमें इस समय कौन था गवर्नर ऑफ बंगाल? तो इस समय था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स की अगर हम बात करें तो ये पहला, सॉरी हाँ वही पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आप बोल लीजिए, या फिर इसको लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बोल लीजिए, बात एक ही है, क्योंकि अब गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं रहा, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया वो। तो यानी कि वॉरेन हेस्टिंग बना लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल की अगर हम बात करेंगे तो ये रॉबर्ट क्लाइव था, ही वॉज रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर? अब आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, अब 1784 का जो एक्ट था इसने क्या क्या किया? तो इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की एंड दैट वाज इट डिस्टिंग्विश्ड कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस, यानी कि कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को इसने अलग कर दिया, यानी जो वाणिज्यिक कार्य हैं और जो राजनीतिक कार्य हैं उन दोनों को अलग कर दिया। कैसे? अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ और सिर्फ मतलब होता था पैसे से, क्या किस तरह से पॉलिटिकल फंक्शनिंग कुछ मतलब नहीं था, जैसे चल रही है सो चलने दो, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो कॉमर्शियल फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इसको मैनेज कर रहा था अभी तक एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और वो हमने देखा भी था कि किस तरह से इनको सिर्फ पैसे से मतलब था। जो हमने ये चीज़ देखा था कि किस तरह से बंगाल में डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था और किसने इसको एंड किया था, जरा बताइए जल्दी से, हु स्टार्टेड इट एंड व्हेन, एंड किसने इसको एंड किया। तो अगर हम बात करें तो इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाम की एक बॉडी हुआ करती थी, वो इसको मैनेज करती थी कॉमर्शियल फंक्शंस को, यानी कि वाणिज्यिक कार्यों को, यानी कि जो पैसे से संबंधित है। पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए कोई बॉडी नहीं थी, बट पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 ने एक नई बॉडी क्रिएट कर दी एंड दैट वाज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नाम का एक नई बॉडी क्रिएट कर दी कि आपको अब पॉलिटिकल फंक्शंस, राजनीतिक कार्य को मैनेज करना है। डुअल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो ये स्टार्ट होता है 1765 में, जो इलाहाबाद की ट्रीटी होती है वहां पे, और इसको क्रेडिट को किसको दिया जाता है इसको स्टार्ट करने के लिए? रॉबर्ट क्लाइव। इसको एंड किया जाता है इन द ईयर 1772 बाई वॉरेन हेस्टिंग्स। तो हेस्टिंग ने इसका अंत किया डुअल गवर्नमेंट का। तो हमने देखा था डुअल गवर्नमेंट में ये है कि भाई जो दीवानी राइट्स हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद के पास रखे, यानी कि रेवेन्यू राइट्स, और जो निजामत वाले फंक्शंस हैं यानी कि पुलिस फंक्शंस वो दे दिए नवाब को। ठीक है, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट में ये चीज़ बस हमें ध्यान रखनी, सिर्फ एक ही चीज़ है। वैसे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले इस पर्टिकुलर एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन टेरिटरी को मतलब ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया बोला, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया का मतलब है कि ब्रिटेन क्या क्या उसके क्या क्या मतलब पोजेशंस है, क्या वो पोजेस कर रहा है इंडिया में, क्या क्या चीज़ उसकी है इंडिया में, मतलब इंडिया में उसकी क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नाम की एक नई संस्था को क्रिएट किया गया। Now moving on towards the next act and that is गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1813। इसने क्या किया 1813 के एक्ट ने? सबसे पहले काम तो इसने ये किया, बोला कि 1 लाख रुपए को सेट असाइड किया जाएगा टू बी एंड दैट विल बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। इस 1 लाख रुपए को वहाँ की शिक्षा में, नहीं भारत की शिक्षा में खर्च किया जाएगा। यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज भेजने की बात कही गई, क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजने की बात कही गई। एंड ध्यान रखना, इट एंडेड द कॉमर्शियल फंक्शंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि इसने वाणिज्यिक जो एक तरह से फंक्शंस हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट एंडेड द कॉमर्शियल फंक्शंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। भाई कंपनी का फंक्शन ही यही होता है कि कॉमर्शियल फंक्शन करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई ही इसीलिए थे इंडिया में ताकि वो कॉमर्शियल फंक्शन करे, लेकिन कॉमर्शियल फंक्शन ही उससे छीन लिया गया। तो कॉमर्शियल फंक्शन पूरी तरह से नहीं छीने गए, 2 एक्सेप्शन थे यहाँ पे, एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, यानी कि आप चाय पत्ती में ट्रेड कर सकते हो और ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हो, बाकी आपके सारे कॉमर्शियल फंक्शंस पूरी तरह से खत्म। और 1833 का जो एक्ट था इट कंप्लीटली एंडेड, ये जो 2 एक्सेप्शंस थे इनको भी खत्म कर दिया, यानी कि इन थ्रू दिस पर्टिकुलर एक्ट पूरे कॉमर्शियल फंक्शंस खत्म हो गए एंड ईस्ट इंडिया कंपनी became
प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, यानी कि पूरी तरह से ये प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, यानी कि पूरी तरह से प्रशासनिक संस्था ये बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी। कॉमर्शियल फंक्शन सारे खत्म इसके, समझ रहे हैं आप। ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना एक्सेप्शंस थे वो भी खत्म हो गए 1833 के पर्टिकुलर एक्ट से। 1833 का जो एक्ट था इसने गवर्नर ऑफ, जो हमने देखा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो चेंज करके क्या कर दिया, इसने कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इसने अब पूरी तरह से इट मेड दिस गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास कंप्लीटली सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर ऑफ बंगाल, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था अभी तक। क्यों? क्योंकि अब इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल दिया, यानी कि इनके पास अब लेजिस्लेटिव पावर भी नहीं बचे, छोड़े इनके पास। लेजिस्लेटिव का मतलब है कि ये लोग अपने लिए लॉ भी नहीं बना सकते अलग से। पहले इनको अलग से लॉ बनाना था अपने लिए, इनको अलग से और इनको अलग से, लेकिन अब इन दोनों के लिए भी लॉ कौन बनाएगा? ये जो बैठा हुआ है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो चुका है अभी, ये बनाएगा। यानी कि मैं लिख तो नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। क्लियर? ये चीज़ क्लियर है। और ये तो मैंने बताई दिया कि प्योरली बिकेम एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, उसने कमर्शियल फंक्शंस को खत्म कर दिया। अब आते हैं 1853 का जो एक्ट है उस पर। 1853 के एक्ट में भी ध्यान रखना है कि इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कॉम्पिटिशन, या फिर ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिविल सर्विसेज, या फिर ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन फॉर सिविल सर्विसेज, या फिर इंट्रोड्यूस्ड अ ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम, बस ठीक है। या फिर चलो लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, काइंड ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। और इसमें कोविनेंटेड और नॉन कोविनेंटेड हुआ करती थी, बट आपको उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस ध्यान रखना कि वो इसने ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। बिकॉज आपके लिए उतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है नहीं, जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसने क्या किया, इट सेपरेटेड, इसने अलग अलग कर दिया था। इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को इसने अलग अलग कर दिया। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस किसके? ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल, गवर्नर जनरल्स काउंसिल। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना भूल गया आई थिंक आपको, यहाँ पे दैट वाज कि इस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था कौन? तो ही वॉज विलियम बेंटिक। इस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो विलियम बेंटिक था। And that is why William Bentinck became the last Governor General of Bengal and the first Governor General of India, ठीक है। तो ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना बिकॉज उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यही था, और उस नॉमेनक्लेचर को चेंज करके अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था, इसलिए बिकेम द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर है? इंट्रोड्यूस्ड ओपन सिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज, ये देख लिया। सेपरेटेड द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी तक देखिए पार्लियामेंट, मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर, पार्लियामेंट एक तरह से क्या है? लेजिस्लेटिव बॉडी है। तो अगर मैं आपको एक वेन डायग्राम ड्रॉ करने को दूं एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का, तो आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का? तो इस तरह से कुछ ड्रॉ होगा। ये जो अंदर वाला ये आपका सर्कल है एग्जीक्यूटिव को दिखा रहा है, कार्यपालिका को, और लेजिस्लेचर जो बड़ा वाला ब्रैकेट है लेजिस्लेचर ने विधायिका को दिखा रहा है। यानी कि एग्जीक्यूटिव इज अ सब पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। ये चीजें एक्चुअली में यहीं से डेवलप होना स्टार्ट हुई। कैसे? अभी गवर्नर जनरल की काउंसिल हुआ करती थी, ठीक है, जो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जैसे मान लो प्रधानमंत्री हैं और उनके पास कुछ कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये हो गई इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अभी कोई लेजिस्लेचर है ही नहीं, ऐसे समझ लो। अब इस पर्टिकुलर एक्ट ने क्या बोला, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग किया कि अभी एग्जीक्यूटिव तो है ही है, प्लस इसने 6 न्यू मेंबर्स बोले कि 6 नए सदस्य और जोड़ेंगे, 6 न्यू मेंबर्स। कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि 6 नए मेंबर्स के एडिशन की बात कही इसने। किसमें? जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। यानी कि अब एक कोर बॉडी है प्लस 6 और मेंबर्स है, यानी कि एक तरह से अब लेजिस्लेचर बन चुका है ये। समझ में आई आपको बात? यानी कि अगर इंपॉर्टेंट डिसीजंस वगैरह लेने हैं सारी चीज़ें तो वो ये लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे उसको, लेकिन लॉ बनाने में इन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। यानी कि एक तरह से लेजिस्लेचर अब क्रिएट हो रहा है धीरे धीरे। अब देखिए कैसे भी मिनी एग्जीक्यूटिव था वो मिनी पार्लियामेंट बना धीरे धीरे, और अब ये कैसे बड़ा होगा। तो 1853 का एक्ट था।
अब जो अगला वाला एक्ट है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इट इज सुपर इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज हमें पता है कि इसके एक साल पहले हुआ है 1857 रिवोल्ट, जिसको कि हमने हिस्ट्री में बहुत ही कायदे से देखा है कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, कैसे भी सारी चीज़ें देखी। और वहाँ पे हमने देखा था कि 1857 रिवोल्ट जो था इसको हम सी पॉय म्यूटनी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेनली जो सिपाही थे उन्होंने ही विद्रोह किया था, और बहुत सारे इसके रीजंस थे कि क्यों ये सिपाही म्यूटिनी हुई थी। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 पास किया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी इस समय, ब्रिटेन में जो रानी थी शी वॉज क्वीन विक्टोरिया, और वहाँ पे इस एक्ट को लाया गया ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। इट इज important for the fact that it ended the or it abolished the East India Company. It ended all the functions of East India Company, all the functions of East India Company in India. पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया, बोला कि बोरिया बिस्तर पैक करके आ जाओ। क्यों? क्योंकि एक तरह से समझ गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के मैंने आपको इंटेंशंस बताया थे कि 1773 में जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके दो इंटेंशंस थे। एक तो ये लोग इतना ना लूटें और ये करप्शन इतना ना कर लें कि वहाँ पे एकदम से ही हमें वो इंडिया जो हमारी कॉलोनी है उसको खोलना पड़ जाए। ठीक है। और जब इन्हें ये बात चीज़ रियलाइज़ हुई कि देखो 1857 का जो रिवोल्ट है, तो इनको क्या मिल गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक रीज़न मिल गया कि तुम्हारे खिलाफ ये क्रांति हुई थी, इसलिए तुम अब वापस आ जाओ। अब हम यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली रूल करेगी। तो इट एंडेड ऑल द फंक्शंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। और ध्यान रखना क्योंकि क्वीन विक्टोरिया इस समय थी तो इसको हम क्वींस प्रोक्लेमेशन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, क्वींस प्रोक्लेमेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और क्या हुआ इस एक्ट से? इस एक्ट से ये हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है इसका नॉमेनक्लेचर बस चेंज किया गया और इसको अब से बोला जाएगा वॉइस रॉय। और 1858 में कौन था वॉइस रॉय, आप बताना चाहें तो? क्योंकि हमने देखा था कि 1857 का जब रिवोल्ट था तो हुआ था, तो कौन था? तो ये था आपका कैनिंग। ठीक है, ये कैनिंग था। तो पहला वॉइस रॉय कौन बना? कैनिंग। और क्या एक इसने किया? इसने एक इंपॉर्टेंट ऑफिस क्रिएट किया एंड दैट वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया ये कौन था? ये ब्रिटेन के ही पार्लियामेंट का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी ब्रिटेन की ही पार्लियामेंट का एक मेंबर है, यानी कि वहीं के पार्लियामेंट का एक मेंबर है। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करेगा क्या? ये वहां पे बैठ के, नहीं ब्रिटेन में ही बैठ के, इंडियन अफेयर्स के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होगा कि इंडिया में कैसे हो रही हैं, कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं इस तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको शुरुआत में एग्जांपल दिया था मुकेश अंबानी वाला, वैसे। ठीक है, तो आप वैसे समझ सकते हो कि मान लो अभी जो हमारी कैबिनेट है इसमें हम मान लेते हैं कि किसी को मान लेते हैं जयशंकर जी को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अगर बना देते हैं, तो मतलब वो पूरी तरह से आंसरेबल होंगे, पार्लियामेंट में उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि इंडिया में कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से, ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो सारी तरह से पूरी तरह से इंडियन अफेयर्स के लिए मतलब इंडियन अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए इसको एक 15 मेंबर की काउंसिल दी जाएगी, 15 मेंबर्ड काउंसिल प्रोवाइड करी जाएगी, जो इसको क्या करेंगे, इसको असिस्ट करने का काम करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसको असिस्ट करने का काम किसका रहेगा? 15 मेंबर की जो काउंसिल है उसको। ठीक है। एंड इसने क्या किया? इसने जो इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ है, मतलब जो आर्मी है, एक तरह से हम बोल सकते हैं ब्रिटिश आर्मी, तो बोलना सही रहेगा, तो जो ब्रिटिश आर्मी है उसमें नंबर ऑफ इंडियंस को कम कर दिया। बिकॉज उसने देखा था कि अगर इंडियंस बहुत ज़्यादा रहेंगे आर्मी में तो फिर सीपॉय म्यूटिनी की तरह फिर से कोई घटना ना हो जाए। ठीक है। और इसने क्या किया? और इसने एक तरह से जो डुअल गवर्नमेंट चल रही थी, जो हमने देखा था, कॉमर्शियल फंक्शंस को मैनेज करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चल रहा था, पॉलिटिकल फंक्शंस को मैनेज करने के लिए एक नया बॉडी क्रिएट किया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनको भी पूरी तरह से यहाँ से खत्म किया गया। तो कितनी चीज़ें याद रखनी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म किया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हम बोलेंगे वॉइस रॉय, पहला कैनिंग बना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिएट किया गया, 15 मेंबर की काउंसिल इसको असिस्ट करेगी, और डुअल गवर्नमेंट को यहाँ से हटाया गया। तो 1858 का जो एक्ट है वो काफ़ी मायनों में इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो पूछ ले, फिर हम बढ़ते हैं जो हमारे फर्दर एक्ट्स हैं उनके। हाँ हाँ, सेक्रेटरी की स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग थोड़ा देख लो यार। सेक्रेटरी, ठीक है, अभी ठीक है स्पेलिंग।
डुअल गवर्नमेंट अनुराग शर्मा इन दी सेंस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ जो गवर्नर्स थे उनकी बात हो रही है यहाँ पे। 1784 का बता दो एक बार। 1784 में बस एक चीज़ हमें पढ़नी है कि पहले कॉमर्शियल फंक्शंस को मैनेज करने के लिए सिर्फ एक संस्था होती थी जिसको हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलते थे, एंड उसके बाद हमने एक पॉलिटिकल फंक्शंस को मैनेज करने के लिए भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को क्रिएट कर दिया, ताकि पॉलिटिकल फंक्शंस को भी मैनेज करने के लिए एक अलग से संस्था होनी चाहिए। क्लियर? चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ऑल क्लियर? ओके। तो अभी आते हैं, अब जो भी एक्ट आया अब उनको बोला गया इंडियन काउंसिल्स एक्ट। तो सबसे पहले अब आया, मतलब 1858 के बाद अगर हम बात करें, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, 1861 में। तो सबसे पहले तो इसने ये काम किया कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब विकेंद्रीकरण शुरू किया। व्हाट इज दिस डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन है क्या? तो हमने भी देखा किस तरह से जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे था और गवर्नर ऑफ मद्रास था, इससे पावर लेके जो गवर्नर ऑफ बंगाल है इसके पास पावर शिफ्ट कर दी गई थी। इनको इनके लेजिस्लेटिव पावर से भी डिवॉल्व कर दिया गया था, कि छीन ली गई थी इनसे जो पावर्स हैं। अब धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है ये फिर से इनको पावर्स दिए जाने लगी जो इनसे पावर छीनी गई थी, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन भी एक कहीं ना कहीं रीज़न था 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें। और इसने क्या किया? इसने ध्यान रखना सबसे पहले पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? तो जो आप अभी देखते हैं कि भाई मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, होम अफेयर्स के मिनिस्टर अमित शाह हैं, तो ये सब क्या हैं चीज़ें? ये हैं पोर्टफोलियो। कि कौन सा पोर्टफोलियो कौन होल्ड कर रहा है, नहीं कौन सी रैंक कौन होल्ड कर रहा है। समझ रहे हैं आप कि भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके हाथ में है? तो निर्मला सीतारमण जी के हाथ में। तो ये होता है पोर्टफोलियो सिस्टम। तो इसकी शुरुआत 1861 में ही हुई थी। एंड इट एम्पावर्ड द वॉइस रॉय टू इशू ऑर्डिनेंस। एम्पावर्ड द वॉइस रॉय टू इशू ऑर्डिनेंस, यानी कि अब जो वॉइस रॉय है वो अध्यादेश इशू कर सकता है, जारी कर सकता है। ये पावर दी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में। और भी बहुत सारे प्रोविजन है, लेकिन ये 3 ही आपको याद रखने हैं जिनसे आपका आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्ट, एंड दैट इज इंडियन काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909। इसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज रिफॉर्म्स तो ये नाम के ही थे। मॉर्ले मिंटो क्यों जानते हैं? क्योंकि मॉर्ले उस समय इंडिया का सेक्रेटरी हुआ करता था। अभी मैंने बताया था सेक्रेटरी कौन होता है, और मिंटो कौन होता था? मिंटो उस समय का इंडिया का वॉइस हुआ करता था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट इन दी सेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, वैसे तो काफ़ी ख़राब चीज़ थी, दैट वॉज इसने सेपरेट इलेक्टोरेट की प्रथा सबसे पहले इसी ने चालू की, और सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए फॉर मुस्लिम्स। व्हाट आर दीज सेपरेट इलेक्टोरेट्स? इनको हिंदी में बोलते हैं पृथक निर्वाचन। इसका मतलब ये होता है, जैसे आप अभी सुनते हो कि भाई दलित सीट आई है, महिला सीट आई है, तो दलित सीट आई, इसका मतलब क्या है कि इस सीट पे दलित ही खड़ा हो सकता है, जनरल कैटेगरी का नहीं खड़ा हो सकता, फिर ओबीसी का नहीं खड़ा हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या वोट देने से मना किया जाता है क्या लोगों को? वोट तो जनरल कैटेगरी भी कर सकता है, ओबीसी का भी कर सकता है, एससी का भी कर सकता है, एसटी का भी, हर कोई कर सकता है वोट। लेकिन हाँ, खड़ा सिर्फ मतलब एक इन दी सेंस कि उस चुनाव में उसको लड़ सकता है कौन? वो जो दलित सीट आई है, तो फिर दलित वर्ग का ही कोई लड़ सकता है। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या था कि जैसे मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट है, दैट मीन कि मुस्लिम ही खड़ा हो सकता है, और उसको सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे। वहीं वोटिंग में हिंदू या फिर अदर कम्युनिटी के लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एक तरह से हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने का, बिकॉज आप सोचिए अभी 1905 में हम लोगों ने पढ़ा था बंगाल का पार्टीशन हुआ था, तो ये पहले ही अपनी मंशा को दिखा चुके थे। इसीलिए मिंटो को फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ कम्युनलिज्म या फिर फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के नाम से जानते हैं, यानी कि भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है मिंटो को। और इसने क्या किया? इसने बोला कि वन इंडियन टू बी इन दी वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वन इंडियन टू बी इन
वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी जो वॉइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि किस तरह से एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, और 1853 का जो एक्ट आया था उसने 6 और नए मेंबर्स को प्रोवाइड किया था और उसको एक मिनी पार्लियामेंट बना दिया था, एक लेजिस्लेचर बना दिया था। तो अब ये जो वॉइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें कोई इंडियन नहीं होता था, तो अब ये बोला गया कि अब एक इंडियन होगा, और पहले इंडियन हमारे बने, फर्स्ट इंडियन टू बी इन द वॉइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज सत्येंद्र नाथ टैगोर, नहीं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन थे, जरा बताइए जल्दी से। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम दी फर्स्ट इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन दी वॉइस रॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था वो। क्लियर। एंड जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, देखो सेंटर हुआ करता था एक, और काफ़ी सारी प्रोविंसेस हुआ करती थी, तो जो सेंटर का लेजिस्लेटिव काउंसिल था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे मेंबर्स की संख्या को बढ़ा दिया गया। मेंबर्स रेज्ड फ्रॉम 16 टू 60, 16 से 60 मेंबर्स कर दिया गया। ये तो बिल्कुल ही नहीं भूल सकते, जो पहला पॉइंट है सेपरेट इलेक्टोरेट वाला, यानी कि मुस्लिम्स को पृथक निर्वाचन दिया गया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सत्येंद्र नाथ टैगोर की अगर बात करें तो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्रैक द इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करने वाले पहले इंडियन थे वो। अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में। इसको हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू-चिलफोर्ड रिफॉर्म्स। अब किस लिए बोलते हैं ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अभी मैंने पीछे बताया कि मॉर्ले मिंटो क्यों मॉर्ले मिंटो बोले थे, बिकॉज मॉर्ले सेक्रेटरी था और मिंटो वॉइस रॉय था। उसी तरह मॉन्टैग जो है ये उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था, और चिल्सफोर्ड जो है ये हुआ करता था वॉइस रॉय। तो इसलिए मॉन्टैग्यू चिल्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। इसने क्या किया, सबसे पहला काम तो ये है कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस ही किया था सिर्फ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 ने, उसको इसने एक्सटेंड किया, यानी कि एक्सटेंडेड, यानी जो अदर कम्युनिटीज़ हैं, बाकी कम्युनिटीज़ है उसमें भी इसने एक्सटेंड किया। एक्सटेंडेड दी सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम, सेपरेट इलेक्टोरेट टू एंग्लो इंडियंस। ठीक है, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, इन सब में भी क्या किया, एक्सटेंड किया। यानी कि अगर एंग्लो इंडियन खड़ा हुआ है तो सिर्फ एंग्लो इंडियन वोट कर सकते हैं, क्रिश्चियन खड़ा हुआ है तो सिर्फ क्रिश्चियन वोट कर सकते हैं। तो इस तरह से पृथक निर्वाचन वाली प्रथा को और इसने आगे बढ़ाया। एंड द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट प्रोविंसेस। इट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट प्रोविंसेस। अब डायरकी का मतलब क्या होता है, तो डायरकी का मतलब होता है द्वैध शासन। इसका मतलब होता है द्वैध शासन। द्वैध शासन क्या होता है, द्वैध शासन ये होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लोगों ने पॉलिटी में अभी पढ़ा है कि 7th लिस्ट में यूनियन लिस्ट होती, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे सिर्फ यूनियन यानी कि सेंटर लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट उस पर सिर्फ स्टेट का लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों समवर्ती सूची में, यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने क्रिएट कर दिया तो उसका वहां पे मान्य होगा। ठीक। और रही बात रेजिडुअरी पावर, भी हमने देखे थे। रेजिडुअरी पावर अगर अभी हम देखें किसके पास है रेजिडुअरी पावर, सेंटर के पास। और अभी हमने पीछे देखे हैं कि जो 1861 का जो एक्ट था उसने, अभी वो चीज़ यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखाई ना, चलो अभी आगे देखेंगे वो हम लोग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आएगा तो वहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को। तो 7th शेड्यूल में ये सारी चीज़ें थी। तो उसी तरह से यहाँ पे सेंट्रल सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, यानी कि जहाँ पे सेंट्रल का लेजिस्लेटिव काउंसिल लॉ बनाएगा। ठीक है, सेंट्रल सब्जेक्ट्स में जो कि जहाँ जिसमें कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, और प्रोविंशियल वाले में जिसमें कि अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, उस पे प्रोविंसेस के जो लेजिस्लेचर हैं वो लॉ बनाएंगे। जैसे अभी भी अगर हम देखें तो यूनियन लिस्ट में वो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, डिफेंस हो गया, जिनका लेना देना पूरा देश से है, तो वो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। उसी तरह डायरकी में क्या था कि सेंट्रल वाली लिस्ट में, और इन्होंने तो इस चीज़ को ब्रिटिशर्स ने और खासा ध्यान में रखा था कि भाई सेंट्रल लिस्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो हमारे कंट्रोल में रहने चाहिए, प्रोविंसेस के कंट्रोल में ना जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे इंडियंस का पार्टिसिपेशन ना के बराबर था और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन इसने किया क्या, इसको डायरकी नहीं बोलते हैं। डायरकी है कि इसने प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जिसमें कि एक को बोला रिजर्व्ड यानी कि आरक्षित विषय, और दूसरी को बोला ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स यानी कि स्थानांतरित विषय। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स बोला इनको, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में अंतर यह था कि रिजर्व्ड के लिए जो गवर्नर था वो आंसरेबल नहीं था लेजिस्लेचर को, वो कुछ भी कर सकता है रिजर्व सब्जेक्ट में। और अगेन इन सब्जेक्ट्स में भी जो इंपॉर्टेंट वाले थे उनको रिजर्व में रखा गया, और ट्रांसफर्ड के लिए इट वाज आंसरेबल। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं थे, अनइम्पॉर्टेंट थे, वो रखे गए थे ट्रांसफर्ड वाले में। क्लियर। और इसने क्या किया, एंड द थर्ड थिंग इट डिड वाज इट इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरल लेजिस्लेचर। इट इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरल
लेजिस्लेचर यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल ये लेके आया कहाँ पे? एट सेंटर, केंद्र में। प्रोविंसेस में, प्रांतों में डायरकी लाया, द्वैध शासन लाया, और सेंटर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर लाया यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल लेके आया। किस तरह से? इंडियन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको अब क्रिएट किया गया दो, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट जैसे अभी राज्यसभा से रिलेट कर सकते हो इसको, इट वाज द अपर हाउस बोल सकते हैं, एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जैसे कि अभी आप स्टेट्स में देखते हो ना, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ऐसे काउंसिल ऑफ स्टेट क्रिएट किया एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर बना दिया सेंटर पे। क्लियर हो गई ये चीज़? एंड और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें, दैट वाज इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट, यानी कि जो प्रोविंशियल बजट था, पहले प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट दोनों मर्ज होके प्रेजेंट करता था जो इंडियन लेजिस्लेटिव यानी सेंट्रल का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था वो करता था, लेकिन अभी उसको सेपरेट कर दिया गया, सेपरेटेड प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट को यहाँ पे अलग कर दिया। जरा कमेंट बताइए कि कौन से आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड मेंशन है, जरा हमें बताइए जल्दी से। और ये चीज़ ध्यान रखना कि जो 1892 का एक एक्ट आया था, बीच में आया था, जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं क्योंकि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसने सबसे पहले पावर ऑफ डिस्कशन ऑफ बजट दिया था, डिस्कशन ऑफ बजट का सबसे पहले पावर दिया था इस पर्टिकुलर एक्ट ने, 1892 का जो एक्ट था। एंड द लास्ट थिंग इज कि इसने ये बोला था कि 10 साल बाद 10 ईयर्स लेटर एक कमीशन बनाया जाएगा इसकी वर्किंग को देखने के लिए, कि यानी कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 का, इसने ग्राउंड लेवल पे एक्चुअल में कितना क्या चीज़ें की, उसके लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा 10 साल बाद। और वही कमीशन बाद में बना क्या? साइमन कमीशन, जो कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, यहाँ पे उसको नहीं पढ़ने वाले हैं, बस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ साइमन कमीशन। बट 10 साल बनना था, बट ये 8 साल बाद ही बन गया। 1919 चल रहा है तो कायदे से 1929 में बनना चाहिए था, लेकिन ना 1927 में ही बन गया, 8 साल बाद तुरंत जल्दी से बना दिया। और 1928 में ये इंडिया में आया, फिर साइमन गो बैक के नारे लगे, फिर हमने देखा था किस तरह लाला लाजपत राय जी की इसी एंटी साइमन कमीशन प्रोटेस्ट में डेथ भी हुई थी। ठीक है, सबने इसका विरोध किया था, तो वो हमने हिस्ट्री में चीज़ें कर ली हैं। और यहाँ पे मैंने आपसे कुछ पूछा था कि बजट वर्ड कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, तो एक्चुअली इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन एनी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बजट वर्ड यानी जो शब्द है वो कहीं पे संविधान में मेंशन्ड ही नहीं है। एक्चुअल में इट इज़ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द आर्टिकल नंबर 112, वार्षिक वित्तीय विवरण। Now coming on to the next second last act and that is Government of India Act 1935। अगर आपको ये 1919 का समझ में आ गया तो 1935 का आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे? 1935 वाले ने क्या किया? Abolished डायरकी एट प्रोविंसेस। 1919 का क्या किया था? इट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट प्रोविंसेस, इट अबॉलिश्ड डायरकी एट प्रोविंसेस, डायरकी को खत्म कर दिया प्रांतों से। यानी कि एक तरह से इसने क्या दे दिया? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्टैब्लिश कर दी, प्रांतीय स्वायत्ता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उनको दे दी, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी। 1919 वाले ने क्या किया था? बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर किया था ना, इसने बाई कैमरल एट प्रोविंशियल कर दिया, मतलब उसका जस्ट उल्टा, बाई कैमरल लेजिस्लेचर इन प्रोविंसेस। लेकिन सारी प्रोविंसेस में नहीं, 11 हुआ करती थी तो उनमें से 6 में, प्रोविंसेस इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। क्लियर है चीज कि प्रोविंसेस से मतलब खत्म कर दी। एंड इट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी इन सेंटर, इन दोनों को एक साथ रिलेट करके याद करिएगा, इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट सेंटर। समझ में आ रही हैं आपको चीजें? बस क्या हुआ कि मतलब सेंटर से बस इसने बाई कैमरल को नहीं खत्म किया, नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का पूरा तख्ता पलट कर दिया कि 1919 वाले ने प्रोविंसेस को डायरकी दी थी तो यहाँ से उसने हटा के सेंटर को दे दी। इसने सेंटर को बाई कैमरल लेजिस्लेचर दिया था तो यहाँ से इसने क्या किया? यहाँ पे इसने प्रोविंसेस को बाई कैमरल लेजिस्लेचर दे दिया। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 ने इनको मतलब डायरेक्ट इंट्रोड्यूस की थी, उसने यहाँ पे डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर दी सेंटर पे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी 1935 को। इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही थी। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे जहाँ पे कई सारी यूनिट्स में बांटा जाएगा जो प्रोविंसेस होंगी, एक सेंटर होगा, काफ़ी सारे स्टेट्स होंगे। इस तरह से इसने फेडरेशन का एक विजन रखा था जो कभी साकार नहीं हो पाया, जो कभी पूरा नहीं हो पाया। तो ध्यान रखना, जो इसने ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही थी। एंड इसने रेजिडुअरी पावर्स को, अवशिष्ट शक्तियों को, रेजिडुअरी पावर्स को वेस्ट किया किस पे? वॉइस रॉय को दे दिया। ये रेजिडुअरी पावर्स हैं क्या? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया होगा जब हम सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे कि रेजिडुअरी पावर्स वेस्ट विद सेंटर,
पढ़ाया था ना मैंने आपको ये। तो ये चीज़ हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, जरा बताइए जल्दी से, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है कि रेजिडुअरी पावर्स अवशेष शक्तियाँ सेंटर के पास होंगे। अवशेष शक्तियाँ हैं क्या? वो ऐसे सब्जेक्ट जो ना यूनियन लिस्ट का पार्ट है, जो स्टेट लिस्ट का पार्ट भी नहीं है, जो कॉन्करेंट लिस्ट का भी पार्ट नहीं है, कोई एक ऐसी चीज़ है, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है तो उसको हम रेजिडुअरी पावर बोलते हैं, और वो सेंटर के पास रहता है, वो सेंटर के पास रहता है। और ये हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कनाडा से ही हमने लिया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर इन दी स्टेट्स, ये सारी चीज़ें ली हैं, ठीक है। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा से लिया है। लेकिन उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने ये पावर्स वॉइस रॉय को दी थी, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, जो अभी सेंटर के पास हैं। क्लियर है ये चीज़? एंड इट एबॉलिश्ड द काउंसिल ऑफ इंडिया। ये काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? ये वही काउंसिल है जो 15 मेंबर का काउंसिल है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से क्रिएट किया गया था। इट अबॉलिश्ड 15 मेंबर का जो काउंसिल ऑफ इंडिया था, जो 15 मेंबर्स का था, जिसको किसने क्रिएट किया था? इट वॉज क्रिएटेड बाई दी, हमने देखा था, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल होगी, उसको एबॉलिश किया। क्रिएटेड बाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सॉरी क्रिएटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए एक्चुअल में इसको क्रिएट किया गया था। क्लियर? एंड द लास्ट एक्ट पे आते हैं, और ये ध्यान रखना, इसने एक फेडरल कोर्ट भी बनाने की, एक फेडरल कोर्ट बनाने की भी इसने बात कही थी, फेडरल कोर्ट। एंड द लास्ट एक्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। तो इसने क्या किया होगा? इट एंडेड द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल इसने खत्म किया, ब्रिटिश रूल, एंड डिक्लेयर्ड इंडिया इंडिपेंडेंट, डिक्लेयर्ड इंडिया इंडिपेंडेंट, और इनको ये पावर दे दी, ठीक है, इंडिपेंडेंट। और इसने क्या किया? इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत को दो हिस्सों में विभाजित किया जाएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान। प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू टू डोमिनियंस, यानी कि दो डोमिनियंस में ये बांटा जाएगा, टू डोमिनियंस। और दो डोमिनियंस कौन से होंगे? इंडिया एंड पाकिस्तान। और इंडिया अपना अलग से एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, ये पावर दी गई। पाकिस्तान अपना अलग से बना सकता है, ठीक है। और जिसको जो मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको जो भी ज्वाइन करना है, इंडिया ज्वाइन करना है इंडिया ज्वाइन करें, पाकिस्तान ज्वाइन करना पाकिस्तान ज्वाइन करें, इंडिपेंडेंट रहना तो इंडिपेंडेंट रहें। बाकी हमने पॉलिटी में पढ़ा था किस तरह से सरदार पटेल जी ने जो 3 हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी जो नहीं ज्वाइन कर रही थी, उनको कैसे इंडिया में ज्वाइन करवाया था, ठीक है। तो इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू टू डोमिनेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। और उनको ये भी पावर दी गई कि भाई जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान अफेयर्स रखना चाहते हैं ब्रिटेन के साथ, वो उनकी मर्जी है। एंड इट एबॉलिश्ड दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पोजीशन है उसको भी एबॉलिश कर दिया। अगर आपको याद आ रहा हो, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और कोई और नहीं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में था, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1916 में एक लखनऊ पैक्ट हुआ था लखनऊ, मतलब एक लखनऊ सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, जहां पर इन लोगों ने जॉइंट डिमांड्स रखी थी, साझा अपनी डिमांड्स रखी थी, किससे? ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट से। जिसमें कि एक ये भी बात कही थी इन लोगों ने कि भाई जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको आप इंडिया से क्यों पे करते हो, वो तो ब्रिटेन का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, तो आप उसको ब्रिटेन से पे करो, इंडिया से क्यों पे किया जाता। तो उस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में एक्सेप्ट किया गया था, और इस एक्ट ने ये बोला था कि अब से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है उसको ब्रिटिश एक्सचेकर से पे किया जाएगा, ना कि इंडिया से। ये चीज़ ने बात कही गई थी, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोजीशन है इसको पूरी तरह से कर दिया था एबॉलिश। किसी का भी यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। वेवेल प्लान मैंने बताया था हिस्ट्री में 1945 में, जहाँ पे लोग जेल में थे हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस, तो उनको निकाल के शिमला में बुलाया गया था। शिमला में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी सो दैट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हो सके, बिकॉज उनको एक तरह से इंडियंस का कॉपरेशन चाहिए था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन वो भी फेल हो गया था।
लास्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का तो लास्ट ये विलियम हरे करके थे, ठीक है। लास्ट अगर हम बात करें तो लास्ट सेक्रेटरी थे विलियम हैरे, ठीक है। और एक चीज़ ये है, अभी चलो मैं आपको इंतरिम गवर्नमेंट के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछ ले वॉज दी लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये कौन होगा? ये माउंट बैटन होगा, ठीक है, माउंट बैटन। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेगा कि ही वॉज दी लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बिकॉज ये माउंट बैटन तो ब्रिटिशर था ना, तो फिर ये माउंट बैटन जब चला गया तो हमने अपना इंडियन एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया। एक तरह से हम बोल सकते हैं हेड ऑफ स्टेट, मतलब हेड ऑफ कंट्री हम बोल सकते हैं। जो राजेंद्र प्रसाद हमारे सबसे पहले प्रेसिडेंट बने, वही पोजीशन आप इसको मान सकते हो। तो इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हमारे सी राजगोपालाचारी थे। ये पहले भी थे और अंतिम भी थे, क्योंकि इसके बाद हमने इस पोजीशन को ख़त्म कर दिया था। कब इसको हमने ख़त्म कर दिया था? 24th, एक तरह से 26 आप बोल सकते हो, 26 जनवरी 1950 को, बिकॉज हमने 24 जनवरी 1950 को 1950 को राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारी इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सी राजगोपालाचारी जो है ये हमारे पहले इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने और लास्ट भी यही बने। इंतरिम गवर्नमेंट पे अभी आ रहे हैं, रुक जाओ। हाँ वो पुराने नोट्स में नहीं है गुरुजी, वो तो उसको भी ऐड करवा देंगे। नहीं, गांधी जी ने मतलब सपोर्ट नहीं किया था इसका, बिल्कुल अपोज किया था गांधी जी ने। चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं, और बाकी अमित शाह ने क्या बोला और ये सब वो सब पॉलिटिकल चीज़ें आप छोड़ दीजिए, उससे आपको लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी आते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंतरिम गवर्नमेंट। तो इंतरिम गवर्नमेंट क्यों बनाएगी? तो एक्चुअली में ये पहले डिसाइड हुआ था कि यहाँ पे 1946 की अगर बात करूँ, ब्रिटेन में गवर्नमेंट चेंज हुई थी। इससे पहले विंस्टन चर्चिल हुआ करता था यहाँ का प्राइम मिनिस्टर, अभी चेंज होकर क्लीमेंट एटली हो गया था। क्लीमेंट एटली को लगा कि भाई जल्दी से जल्दी अब मतलब ज़्यादा दिन सरकार टिकनी है नहीं, तो क्यों फालतू में लात मार के बाहर निकाले जाए, इससे अच्छा खुद ही अनाउंस कर देते हैं कि अब जो ब्रिटिशर है ये इंडिया से वापस निकलेगी। इसने बोला 1948 तक निकलेगी, लेकिन इसने बोला कि देखो तुम लोगों को कुछ आता जाता तो है नहीं, तो तुम लोग सरकार कैसे चलाओगे, देश कैसे चलाओगे? तो हम तुम्हें देश चलाना सिखाते हैं, हम तुम्हें देश चलाना तब तक सिखाते हैं, और इसलिए एक इंतरिम गवर्नमेंट हम बनाएंगे जिसमें कि ब्रिटिश ऑफिसर्स लोग रहेंगे और वो तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे देश चलाते हैं। लेकिन हमारे जो एबल पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के इन ब्रिटिशर्स को आउस्ट कर दिया उस अंतरिम गवर्नमेंट से। और मेनली इंतरिम गवर्नमेंट में कौन थे? मेनली इंतरिम गवर्नमेंट, यहाँ तो फर्स्ट कैबिनेट लग गई, हाँ ठीक है इंतरिम गवर्नमेंट है। तो मेनली फर्स्ट जो हमारी ये इंतरिम गवर्नमेंट बनी उसमें सारे ही अगर हम बात करें तो इंडियंस ही थे। अब इंडियन से मेरा मतलब ये है कि इसमें कांग्रेस के भी थे और मुस्लिम लीग के भी थे। पहले मुस्लिम लीग अपोज कर रही थी कि नहीं नहीं हम इंतरिम कैबिनेट का फॉर्मेशन। अब इंतरिम गवर्नमेंट किस लिए बनाई गई? तो ताकि एक स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर हो सके, बिकॉज सारी चीज़ें अभी किसके हाथ में थी? ब्रिटिशर्स के हाथ में। अब किसके हाथ में आनी थी? इंडियंस के हाथों में। तो इसके लिए एक स्मूथ ट्रांजिशन हो, पावर का स्मूथ ट्रांजिशन हो, इसके लिए एक इंतरिम का मतलब होता है कि परमानेंट नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए तात्कालिक एक सरकार बनाई गई जिसमें कि प्रेसिडेंट तो माउंट बैटन हुआ, ठीक है। प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो एक ब्रिटिशर हुआ माउंट बैटन, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि वाइस प्रेसिडेंट कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू। होम अफेयर्स मिनिस्ट्री वल्लभ भाई पटेल। डिफेंस बलदेव सिंह। फाइनेंस जॉन मथाई। ट्रांसपोर्ट असफ अली। फूड एंड एग्रीकल्चर राजेंद्र प्रसाद। लेबर जगजीवन राम, ठीक है। और हेल्थ एंड एजुकेशन यहाँ पे आई थिंक फाइनेंस लिखा हुआ है जॉन मथाई। एंड शरद चंद्र बोस वर्क्स एंड माइंस। ये मतलब सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। याद करने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब सारी पूछे जाएंगे, थोड़े से आप याद कर सकते हो, ठीक है। थोड़े से आप याद कर सकते हो, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट याद रखना, ठीक है, और प्रेसिडेंट याद रखना। डिफेंस वाला आप याद कर सकते हो सर। सर गवर्नर जनरल वाइसराय को क्लास कब होगा? गवर्नर जनरल वाइसराय को क्लास कब होगा मतलब? हो तो चुके हैं सारे गवर्नर जनरल और वाइसराय, कौन छूटा है अभी? सब तो हो चुके हैं। कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? कोई बचा है क्या जो हम लोग का मतलब छूटा हो? सब तो हम लोगों ने कर लिए हैं।
चलो भी आगे बढ़ा जाए, ठीक। चलो, तो ये क्या है, ये हमारी फर्स्ट कैबिनेट है। तो हुआ क्या, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। इसे सितंबर 1946 में, और ये बीच में यार कहाँ कहाँ के तुम लोग कमेंट करते हो। सितंबर 1946 में अगर हम बात करें तो पहले इंतरिम गवर्नमेंट बनी, जिसमें कि ये कुछ पोर्टफोलियो हम लोगों ने देखे, ठीक है। और इस पोर्टफोलियो ये जो बना इंतरिम गवर्नमेंट, इसके बाद सितंबर 1946 में ये हुआ। फिर हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी, दिसंबर 1946 में। और यहाँ तक इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था, ठीक है, बिकॉज इसने अपना खुद का अलग अब यहाँ पे कंट्री बना लिया था, दैट वाज पाकिस्तान, ठीक है। तो अब जब हम आज़ाद हो गए पूरी तरह से और दो डोमिनियन बट गए इंडिया के, एक तो इंडिया और पाकिस्तान, और पाकिस्तान अलग और इंडिया अलग, तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश का पहला कैबिनेट बना इस तरह से। और अच्छा, यहाँ पे ध्यान, इसको यार थोड़ा सा करेक्ट कर लो यहाँ पे, ठीक है। फाइनेंस में जॉन मथाई नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। इंतरिम गवर्नमेंट, ठीक है, ये जॉन मथाई नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये लियाकत अली खान होंगे जो मुस्लिम लीग के थे। ध्यान रखना, मैंने अभी बताया आपको कि जो पहली आपकी इंतरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें कांग्रेस वाले भी थे और मुस्लिम लीग वाले भी थे। तो ये कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह और ये सब हैं। बात करें लियाकत अली खान की, जो कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री भी था, वो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर था इस इंतरिम गवर्नमेंट में। मेरे के लिए अगर हम फर्स्ट कैबिनेट की बात करेंगे तो इसमें यहाँ पे जॉन मथाई हमारे रेलवे मिनिस्टर थे, बलदेव सिंह डिफेंस देख रहे थे, और षणमुखम चेट्टी जी होंगे यहाँ पे हमारे, वो फाइनेंस देख रहे थे, ये यहाँ पे, ठीक है, षणमुखम चेट्टी। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी थे, कॉमनवेल्थ रिलेशंस को भी देख रहे थे। सरदार पटेल होम एंड इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, जगजीवन ऑन लेबर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने, ठीक है। कॉमर्स मिनिस्ट्री देख रहे थे सी एच भाभा, एंड द फर्स्ट फीमेल इन दिस कैबिनेट वॉज राजकुमारी अमृत कौर। ध्यान रखना कि ये जो कैबिनेट है 15 अगस्त 1947 में, ये बिना इलेक्शंस के बनी थी। इलेक्शंस देन हमें पता है 19 जो पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे, पहले आम चुनाव वो 1951-52 में हुए थे, उसके बाद जो है कैबिनेट का एक्चुअल में फॉर्मेशन हुआ था। अब हम यहाँ पे आने वाले हैं, ये सारा पूरा पार्ट हमारा यहाँ पे होता है खत्म। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग। तो पार्ट्स अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 22 थे। अभी अगर हम बात करें तो 25 पार्ट्स हैं, एंड टोटल 4 पार्ट्स बीच में ऐड हुए हैं फर्दर अमेंडमेंट्स के थ्रू। तो बात ये आती है कि 22 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 26 होने चाहिए। तो एक्चुअल में एक हटा भी था, और वो हटा था हमारा ये 7th नंबर को, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 7th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे पार्ट मतलब ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी हम लोगों ने देखा था, स्टेट्स को क्लासीफाई किया गया था, इसको हटाया गया था बाई दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। यानी कि जो 7वां भाग है संविधान का, उसको 7वें संविधान संशोधन से ही हटाया गया था। तो एक तो ये हट गया और 4 जोड़े, तो यानी कि नेट में 3 जोड़े हमारे। और वो 3 कौन कौन से जोड़े हैं, तो 3 अगर अभी हम बात करेंगे, जैसे कि 9th वाला हमारा जुड़ा है एक पार्ट, हम बोल सकते 9, तो जैसे कि अभी मैं चलो आपको बताता हूँ। पहले पार्ट 1, 2, 3 जो आपको सबसे पहले पता है, इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको पहले से पता है। पार्ट 4A, ठीक है, पार्ट 4A हो गया आपका, एंड पार्ट 5 हो गया, पार्ट 6 हो गया, ये यहाँ तक सबको पता होगा, ठीक है। कि पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड टेरिटरी है, संघ व उसके राज्य क्षेत्र। पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, नागरिकता। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार हैं। पार्ट 4 में अगर हम बात करें डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। पार्ट 4A में अगर बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। पार्ट 5 में अगर हम बात करें तो यूनियन यानी कि संघ की बात कही गई है। एंड पार्ट 6 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेट्स की बात कही गई है, यानी कि राज्यों के बारे में बात कही गई है। पार्ट 7 को अगर हम बात करें तो इसको रिपील किया जा चुका है बाय द 7th अमेंडमेंट। पार्ट 8 इसके लिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, इसमें यूनियन टेरिटरी के बारे में दिया हुआ है। तो हमें पता है कि हमारे अगर कंट्री में देखें तो एक तो सेंटर होता है और एक स्टेट होते हैं और यूटीज़ होती हैं, ठीक है। स्टेट्स और यूटीज़ दोनों होती हैं ना। तो सेंटर ये हो गया पार्ट 5 में, स्टेट हो गया पार्ट 6 में, एंड पार्ट 8 में हो गया यूटीज़ के बारे में, ठीक है। पार्ट 8 तक यहाँ तक हो गया, यहाँ तक सबको याद हो गया। एंड पार्ट 9 कल हम लोगों ने देखा था पंचायत, पार्ट 9 है म्यूनिसिपैलिटीज़, एंड पार्ट नंबर 9 भी यहाँ पे एडेड नहीं है, ठीक है। उसमें हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वो भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पार्ट 9 में होगा हमारा पंचायत, जो कि हमने कल देखा था। पार्ट 9A में क्या होगा, इसको किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया था जल्दी से बताइए। पार्ट 9A में होगा हमारा म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। एंड अगर हम बात करें पार्ट नंबर 9B में है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो हमने देखा था इसको 73rd अमेंडमेंट से, 74th अमेंडमेंट से, एंड इसको 97th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था इन तीनों पार्ट्स को। देन पार्ट नंबर 10 में अगर बात करेंगे तो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़, ठीक है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में दिया हुआ है, जिसको कि हमने देखा था 5th शेड्यूल में जो दिए हुए एरियाज़ एंड 6th शेड्यूल में जो एरियाज़ दिए हुए हैं उसके बारे में चर्चा करता है।
ठीक है, पार्ट 10 तक यहाँ पे हो गया। एंड पार्ट नंबर अगर 11 में बात करेंगे तो ये रिलेशंस की बात करता है। किसके बीच में रिलेशंस? रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे रिलेशंस होंगे। तो यहाँ तक आपको बिना ट्रिक के याद करने हैं भाई। यहाँ तक तो आपको याद थे ही ना 9B तक, बस आपको 10 और 11 बस 2 और याद कर लेने, उसके बाद जो आगे वाले हैं उसको हम ट्रिक से याद करेंगे। तो 10 बात करता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ की, एंड जो 11th नंबर बात करता है वो रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स की बात करता है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं 11 मतलब ऐसा, तो ये मतलब 1 और 1 11 है ना। रिलेशनशिप जब होती है तो 1 और 1 11 हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे करके मतलब थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं कि रिलेशंस के बारे में दिया हुआ पार्ट नंबर 11 में, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको याद हो गया हो, ठीक है, यहाँ तक तो आपको याद होंगे ही, बस 2 ही मैंने आपको याद करने के बोले। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और जो ट्रिक से आपको देखने हैं वो अब देखते हैं। तो ठीक है, तो पार्ट नंबर 10 तक देख लिया, अब हमें 11 से स्टार्ट करना है, ठीक है। सॉरी 11 तक देख लिया और हमें 12 से स्टार्ट करना है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड सूट से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 12 से। तो उसके लिए ट्रिक है, ट्रिक उसके लिए है फॉरेन टूअर्स साउंड, फॉरेन टूअर्स साउंड टू एक्सपेंसिव, टू एक्सपेंसिव। फॉरेन की अगर बात करें तो ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा आपका पार्ट नंबर 12, इससे हो जाएगा आपका पार्ट नंबर 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे हो जाएगा आपका पार्ट नंबर 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे हो जाएगा आपका पार्ट नंबर 14A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे हो जाएगा आपका पार्ट नंबर 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट नंबर 12 F से यहाँ पे क्या होगा? F से होगा यहाँ पे फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी। अगर टोटल पूरा बात करें तो फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी, इन शॉर्ट आप याद कर लो इसको। देन जो टूअर्स है उसमें T से है ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि ट्रेड और कॉमर्स के बारे में दिया हुआ है, वाणिज्यिक के बारे में दिया हुआ है। S साउंड से अगर बात करें तो S यहाँ पे होगा सर्विसेज, ये हम पढ़ चुके हैं 14 भाई, सब हम लोगों ने पढ़ा, यूपीएससी और स्टेट पीएससी और जॉइंट पीएससी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो S से यहाँ पे हो जाएगा सर्विसेज, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन। 14A भी हमने पढ़ा है। T से यहाँ पे हो जाएगा ट्रिब्यूनल्स, याद आ रहा है किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया था। और एक्सपेंसिव में ये पार्ट 15 याद, ये भी हमें याद है, हमने देखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स हमने देखे थे 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे। कौन से आर्टिकल में ऐड किए गए थे? 323A और 323B में ऐड किए गए थे। 323A बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के फॉर्मेशन का, और 323B बात करता है अदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के फॉर्मेशन के बारे में। तो 15 तक आपको ऐसे याद करने थे, फॉरेन टूअर्स साउंड टू एक्सपेंसिव। इसके बाद पार्ट 15 के आगे हमें कुछ इस तरह से याद करने हैं, शी ओन्स एक्सपेंसिव मैट्स, शी ओन्स एक्सपेंसिव मैट्स। तो ये है आपका हो जाएगा 16th, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 17th, ये हो जाएगा आपका 18th, ये है आपका 20th, ठीक है, 20th, हाँ नहीं 20th नहीं, 18 19 होगा ना इसके बाद, तो एक सेकेंड, 18th के बाद आपका 19th, ये हो जाएगा आपका 19th, ये हो जाएगा आपका 20th, ये है आपका 21 और ये है आपका 22, ठीक है 22। अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई 22 पार्ट्स हैं, अभी तो आपने बोले थे 25 पार्ट हैं, 25 पार्ट मैंने बोले थे ना। अब बीच में जैसे ही 14A घुसा हुआ है तो 14 से 15 में तो नहीं गए ना, 14A में है। उसी तरह 9 से 10 में नहीं गए ना, 9A जोड़ा और 9B जोड़ा, ठीक है, तो 3 हो गए, तो फिर 3 हो गए। लेकिन ऐसे पार्ट 4A भी है, 4 हो गए, यानी 22 की तो 26 होने चाहिए फिर कायदे से, लेकिन पार्ट 7 हट चुका है ना, तो 26 - 1 25, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये शी का मतलब क्या है? तो एस है स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजंस है यहाँ पे, स्पेशल प्रोविजंस, विशेष यहाँ पे प्रोविजंस की बात कही, जैसे आप यहाँ पे देख सकते होंगे, इलेक्शंस हो गए, ये स्पेशल प्रोविजंस किसको लेके? रिजर्वेशन ऑफ SC ST एंग्लो इंडियंस, इनके स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं, SC ST एंड एंग्लो इंडियंस। देन अगर हम बात करें O से, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में दिया हुआ है। कौन सा शेड्यूल है दैट टॉक्स अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेजेस? E से पार्ट 18 में ये हम पढ़ चुके हैं, एमरजेंसी यानी कि आपातकाल के बारे में दिया हुआ है। पार्ट नंबर 19 यहाँ पे M से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा मिसलेनियस जो चीज़ें दी हुई हैं, यानी कि जो बाकी पार्ट्स में नहीं दी हुई हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो पार्ट नंबर 19 में है। क्या चीज़ें वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए पार्ट है क्या, पार्ट किस पार्ट में क्या चीज़ है। ए से यहाँ पे अमेंडमेंट है, पार्ट नंबर 20 में हमने देखा था अमेंडमेंट, और कौन सा आर्टिकल है दैट डील्स विद अमेंडमेंट, और उस पर्टिकुलर आर्टिकल में कितने तरह के अमेंडमेंट्स आते हैं। टी से ए टेम्प्रेरी टाइटल,
ठीक है। टी से यहाँ पे एक तरह से टेम्प्रेरी टाइटल, एंड द लास्ट इज एस से यहाँ पे है शॉर्ट प्रोविजंस, शॉर्ट प्रोविजंस, ठीक। तो ये है हमारा पूरा ट्रिक। 21 में टेम्प्रेरी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस है, पार्ट 22 में है आपका शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड अथॉरिटेटिव, ठीक है। यहाँ पे मैंने आई थिंक कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा था कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर 368 डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें सिर्फ 2 तरह के अमेंडमेंट्स आते हैं, और यहाँ पे हमारे होते हैं पार्ट्स भी खत्म। और अब हम करेंगे इस पर्टिकुलर, इन दोनों पर्टिकुलर चैप्टर्स के क्वेश्चंस। तो ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये थ्रू विच एक्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज डिजाइनेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर ऑफ जो बंगाल है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नियुक्त किया गया। सर जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड थ्योरी को क्लियर कर दीजिए। क्या थ्योरी है, मतलब कैसी थ्योरी? पॉलिटिकल थ्योरी की तो आप बात नहीं कर रहे हैं। अब सुमित वो सब्जेक्टिव है कि ठीक है कि अम्बेडकर जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगे थे, क्या गलत किया था, सब्जेक्टिव है वो, गांधी जी के और उनके बीच में नहीं बनी, ठीक है। चलो, तो थ्रू विच एक्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज डिजाइनेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसने कि सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट की बात कही थी, फोर्ट विलियम्स में हमने देखा था कलकत्ता में। प्लस इसने और क्या किया था, इट वॉज द फर्स्ट एक्ट टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन द इंडिया। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ने पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और साथ ही साथ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी थी किसको, वॉइस रॉय को दी थी। प्लस इट स्टार्टेड दी सिस्टम ऑफ प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। 1858 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिएट किया था, वॉइस रॉय एक को, उसको सेक्रेटरी को एक काउंसिल दी थी 15 मेंबर्स की। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को पूरी तरह से अबॉलिश किया था, क्वींस प्रोक्लेमेशन इसको बोलते हैं। इंडियन आर्मी में इंडियंस को कम किया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइस रॉय बनाया था, और पहला वॉइस रॉय वॉज कैनिंग। 1919 को भी अभी देख लेंगे, ठीक है। द डैश वॉज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इंटेंडेड टू ओवरऑल द मैनेजमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया। दिस वॉज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इंटेंडेड टू ओवरऑल द मैनेजमेंट को ओवरऑल करना था। कौन सा होगा? पहला वाला ही जो था हमारा, ऑप्शन नंबर मतलब डी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 4th नंबर क्वेश्चन है ये आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द इंडियन सिविल सर्विसेज एज एन ओपन कॉम्पिटिशन। इंडियन सिविल सर्विस को ओपन कॉम्पिटिशन के तौर पे इंट्रोड्यूस कर दिया था किस पर्टिकुलर एक्ट ने? 1793, 1813, 1833 या फिर 1853? तो 1793 तो नहीं होगा, यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1853। तो हमने ये देखा था कि जो 1813 का एक्ट था, इसने क्या किया था, 1 लाख रुपए सेट असाइड करने थे फॉर द इंडियन एजुकेशन, क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा जाना था, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेडिंग राइट्स हैं उनको खत्म कर दिया गया, एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। 1833 में एक्सेप्शंस को भी खत्म कर दिया गया, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली बिकेम एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? विलियम बेंटिक बना, ठीक। और इसने क्या किया था 1833 ने, एक तो ये किया था कि ठीक है डिजाइनेशन चेंज किया था, और प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ये मेनली इसकी इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें थी, ठीक है। देन आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर related to the Charter Act of 1833. It allowed missionaries for spreading the Christianity in India. It made British East India Company as an administrative body. तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज वाली जो चीज़ है, इसको 1830 के एक्ट से किया गया था। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2, इट मेड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी, इसके कॉमर्शियल फंक्शंस को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स क्रिएटेड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन एट फोर्ट विलियम, यानी कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्याय क्षेत्र का निर्माण किया? तो ये था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ऑप्शन नंबर ए। काउंसिल्स एक्ट हम देख चुके हैं, ठीक है, डंडास बिल सब नहीं देखना है, और चार्टर एक्ट भी हम देख चुके हैं अभी। 7th नंबर है, द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज डिप्राइव्ड ऑफ मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद इंडिया एक्सेप्ट टी ट्रेड बाई विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स। तो मतलब ट्रेड, टी के साथ वो ट्रेड कर सकता था, बाकी इसकी मोनोपोली खत्म कर दी थी, जो मोनोपोली इसको 1600 में एक चार्टर से मिली थी बाई द क्वीन एलिजाबेथ 1। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर होगा यहाँ पे ट्रेड एक्सेप्ट, ये होगा हमारा 1813 का, जिसमें ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना 2 एक्सेप्शंस थे।
बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट इट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना। तो हमने देखा कि ट्रेड इन टी और ट्रेड इन चाइना वो 1833 से भी खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर सी। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 से क्या हुआ था, इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल फंक्शंस को मैनेज करने के लिए तो अभी एग्जिस्ट कर ही रहा था, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भी ला दिया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को मैनेज करने के लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। प्रांतीय स्वायत्ता का परिचय निम्नलिखित में से किस अधिनियम से संबंधित है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की अगर हम बात करेंगे तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी याद करिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जिसने कि प्रोविंसेस में डायरकी ला दी थी, इनकी जो ऑटोनॉमी है उसको खत्म कर दिया था एक तरह से, और ये काम करने का, उनकी ऑटोनॉमी को रिस्टोर करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने किया था, जिसने कि प्रोविंसेस से डायरकी खत्म करके वहाँ से द्वैध शासन खत्म करके उनको स्वायत्तता दी, यानी कि उनको ऑटोनॉमी दी। प्लस यहाँ पे प्रोविंसेस में अगर हम बात करें तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में, एंड सेंटर में इसने लाया डायरकी कि भाई तुम भी थोड़ा सा मजा चखो अब डायरकी का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 11th है, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो ये हम लोगों ने देखा था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसके थ्रू फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नहीं डी, क्योंकि ये क्वेश्चन आई थिंक एक्ट का नहीं है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्टैब्लिश कब हुआ था ना, तो स्टैब्लिश हुआ था 1937 में। अगर ये पूछता कि एक्ट कौन सा था तो 1935 होता, लेकिन अगर पूछेगा स्टैब्लिश कब हुआ तो दैट विल बी 1937। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन वर, तो जो हमारे भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य कौन थे। नॉमिनेटेड बाई ब्रिटिश पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड बाई गवर्नर जनरल, इलेक्टेड बाई दी लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो हमने देखा था ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान, दैट वाज अ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थे वहाँ से नॉमिनेट होके आने थे, तो इसलिए पार्टली नॉमिनेटेड थी और पार्टली इलेक्टेड थी। और इसमें इलेक्शन कैसा हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि लोगों ने डायरेक्टली वोट नहीं किया था, डायरेक्टली वोट नहीं किया था कि कौन कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहेगा। ये जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लोग थे उन्होंने चुन के भेजे थे, सब अपनी पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के भेजे थे। 13th नंबर क्वेश्चन है ये, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। तो हमने देखा था कि डिस्कशन ऑफ बजट का पावर कब मिला, और ये बताइए कि जो सेपरेट किया गया बजट्स को, प्रोविंशियल बजट्स को और सेंट्रल बजट को, पहले एक ही साथ प्रेजेंट होते थे तो बट इनको सेपरेट किस एक्ट से किया गया, सेपरेटेड दी सेंट्रल एंड प्रोविंशियल बजट्स, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल बजट्स। अच्छा जल्दी से ये बताइए आप में से कितने लोगों को पता है कि कब, पहले आपको पता है कि रेलवे बजट और सेंट्रल बजट अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था, बट अभी सेम मतलब मर्ज होकर प्रेजेंट होता है, तो ये कब मर्ज हुआ था और कौन सी कमेटी थी। तो चलो मैं कमेटी बताता हूँ आपको, कमेटी का नाम था विवेक देबरॉय कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको मर्ज कर दिया गया था, और एक एक्वर्थ कमेटी बनी थी जिसके रिकमेंडेशन पे इसको अलग किया गया था, फिर विवेक देबरॉय कमेटी में इसको मर्ज कर दिया गया इन विच ईयर। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा 1892। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि किसने मतलब सेपरेट किया था, ठीक है, सेपरेट किया था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1999 ने, ठीक है, जो मॉन्टेगी चेल्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सेपरेट करने का काम किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने किया था। ठीक है, और ईयर की अगर बात करें तो जो एक्वर्थ कमेटी बनी थी 1921 में आई थिंक बनी थी, 1921 के टाइम पे इसने अलग किया था, बट ये अलग हुआ था 1924 में जाके 1924, और जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उसने एक तरह से इनको फिर से क्या कर दिया, एक तरह से फिर से हम बोल सकते हैं मर्ज कर दिया इन द ईयर 2017, 2017 में, 16-17 कहीं कहीं 16 आपको देखने को मिलेगा, 2016-17 में इसको मर्ज कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंट्रल लेवल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें, डायरकी कहाँ पे आई, कैसे आई, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें पता है कि प्रोविंसेस में डायरकी लाया था 1919 का एक्ट, और सेंटर में लेके आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू, तो डायरकी का मतलब क्या है सर, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी। पहले सेक्रेटरी की अगर बात करें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1858 का, तो उसके तहत पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे स्टैनले। ठीक है, स्टैनले वॉज द फर्स्ट वन, फर्स्ट सेक्रेटरी था ये। तो अगर बात करें प्रिंसिपल ऑफ डायरकी, इसका मतलब ये होता है कि प्रोविंशियल मतलब एक तरह से जो सब्जेक्ट्स हैं उनको फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड, यानी कि
आरक्षित और स्थानांतरित। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात कर रहा है जो सेंटर और स्टेट के बीच में है, ये किस पर्टिकुलर प्लान पे बेस्ड है, 1909, 1919, 1935 या फिर 1947। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये 1919 में जो डायरकी वाला सिस्टम है, डायरकी तो अभी प्रेजेंटली नहीं है, लेकिन इसी तरह का कि भी सेंट्रल सब्जेक्ट अलग और स्टेट के सब्जेक्ट अलग रहेंगे, वो सिस्टम यहाँ पे निकल के आया। इंडियन लेजिस्लेचर, चलिए 20 क्वेश्चन नंबर तक करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे आपके होमवर्क होंगे, देन हम लोग जो पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उनको यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम, भारतीय विधायिका को पहली बार किसके द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था। तो द्विसदनीय अगर हम बात करें फॉर द फर्स्ट टाइम ये बनाया गया था 1919 से। किसको बनाया था? सेंट्रल जो लेजिस्लेचर था, जिसको कि हम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानते हैं, तो उसमें काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली को क्रिएट किया, ठीक है। तो वो चीज़ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। और 1909 में हम जानते हैं मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इंट्रोड्यूस किए थे। एंड एक वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन भी होगा, पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। 1919 वाले ने अगर बात करें तो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली सिस्टम को और एक्सटेंड किया था, बजट को सेपरेट किया था, ठीक है। और क्या देखा था हम लोगों ने, डायरकी इंट्रोड्यूस करी थी प्रोविंसेस में, बाई कैमरल लेजिस्लेचर सेंटर में दिया था उसे, तो वो तो अभी देख ही चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज इन द फेडरेशन स्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेजिडुअरी पावर्स आर गिवन टू। तो रेजिडुअरी पावर किसको दी गई थी? तो हमने देखा था रेजिडुअरी पावर दी गई थी किसको? फेडरल लेजिस्लेचर, इसको गवर्नर जनरल को दी गई थी, या फिर वही जो हमने देखा था कि वॉइस रॉय को रेजिडुअरी पावर्स मिली थी, जो अभी प्रेजेंट टाइम में किसके पास है? सेंटर के पास वो रेजिडुअरी पावर्स रहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वन अमंग्स द फॉलोइंग वॉज नॉट अ सेलियंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। इनमें से कौन सा फीचर नहीं था? एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन, यानी कि इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। मैंने जितना आपको बताया ना कि जितने मैंने आपको चीज़ें फैक्ट्स करवाई हैं, उससे आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आराम से बन जाएंगे, जितने भी आप एग्जाम्स के उठा लीजिए एसएससी और उसके लेवल के, ठीक है। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन, बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऑल इंडिया फेडरेशन कभी एक्चुअल में रियलिटी में आ नहीं पाया। रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स वर अलॉटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। अब नॉट सेंट्रल पूछा है, आंसर हो गया ये ऑप्शन नंबर बी। इसने प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी थी, पढ़ा था, इट एबॉलिश डायरेक्ट प्रोविंसेस, और इसने इस डायरेक्ट को सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड बाई। तो किसने बोला था कि एक तरह से ये प्रपोजल फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, किसने बोला था ये चीज़? साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, क्रिप्स मिशन, या फिर ब्रिटिश इंडियन डेलीगेशन। प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये प्रपोजल सबसे पहले क्रिप्स मिशन ने दिया था, लेकिन इसको हमने रिजेक्ट इसलिए कर दिया था बिकॉज ये डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा था, और क्योंकि ये डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा था इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हमने तो अब यहाँ पे आई थिंक इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे सबसे पहली बार नहीं पूछा ना। और अगर यहाँ पे ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन, जो कि एक्चुअली में कैबिनेट मिशन प्लान ही है, ठीक है, जो कैबिनेट मिशन प्लान है, तो वही आंसर होगा। मुझे लगा कि यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान दिया नहीं है, बट एक्चुअली में वही है ये, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि हमें पता है 1945 में फॉर्म हुआ था और 1946 में इंडिया में आया था, तो उसी के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। क्रिप्स मिशन ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए बात कही थी, लेकिन एक्चुअल में ये क्योंकि डोमिनियन स्टेटस किसने बात कही थी, तो इसलिए इसको हमने रिजेक्ट कर दिया था और इसको लॉन्च किया था यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो इनमें से चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बोनस का, देन हम लोग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन में हमें पता है कि 3 लोग थे। 3 लोग कौन कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स थे, विलियम अलेक्जेंडर थे और सर पैथिक लॉरेंस थे। तो पैथिक लॉरेंस जो था यही चेयरमैन था, और एक्चुअल में जो आप गांधी जी की फ़ोटो देखते हैं ना, जो नोट्स में गांधी जी की फ़ोटो, वो एक्चुअल में जब इससे मिलने गए थे गांधी जी, ठीक है, तभी की फ़ोटो है वो, गांधी जी की क्लिक करी गई थी, जो आप नोट्स में छपा हुआ देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कुछ पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करते हैं। कहाँ पे होंगे पार्ट्स के? टॉपिक 13 हो गया, चलो तो पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हमने देखा था सर्विसेज की बात कौन सा पार्ट करता है, पार्ट नंबर 14 करता है। भाई पार्ट 10 की अगर बात करें तो ये किसकी करता है? पार्ट नंबर 10 शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ की। पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज़ की बात करता है। पार्ट 14 इसका आंसर होगा। और जल्दी से बताएंगे कि पार्ट 16 जो भाग 16 है संविधान का, वो किसकी बात करता है? ट्रिक में जल्दी से फिट बिठाइए इसको। और हमने देखा था कि
ये इस तरह से हमने देखा था कि जो पार्ट नंबर 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, 11 तक तो हमने देख लिया था। 11 का मतलब होता है रिलेशंस बिटवीन सेंटर स्टेट। 11 एक और एक 11 रिलेशनशिप, और ऐसे करके रिलेशनशिप जब होती है तो एक और एक 11 हो जाते हैं ना। तो उसके बाद 12 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। 12 से हमने ट्रिक मतलब देखी थी, एंड 12 से लेके हम लोग गए थे पहले तो 15 तक गए थे, फॉरेन टूअर्स साउंड टू एक्सपेंसिव, और उसके बाद आए थे 16 में स्टार्ट हुआ था शी ओन्स एक्सपेंसिव मैथ्स, और शी यानी एस मतलब स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टन क्लासेस, और सर्टन क्लासेस कौन सी हैं, एससीज हैं, एसटीज हैं, एंग्लो इंडियंस हैं। तो 16 बात करता है किसकी, स्पेशल प्रोविजंस की, विशेष प्रावधानों की बात करता है ये। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो भाग 3 किससे डील करता है, फंडामेंटल राइट्स। कितना आसान है, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A, सिटीजनशिप पार्ट 2, डीपीएसपी पार्ट 4। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट लेजिस्लेचर से कौन सा पार्ट डील करता है, कौन सा भाग है। 7 नहीं, 7 तो रिपील किया जा चुका है, 6 आंसर होगा। 4 डीपीएसपी, 5 यूनियन से डील करता है। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप, वही सेम रिपीट हो रहा है, स्टेट, फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप एंड यूनियन। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन सा पार्ट संशोधन से डील करता है। तो ये है हमारा पार्ट नंबर 20 डील करता है अमेंडमेंट से। पार्ट नंबर 18 किससे डील करता है, इमरजेंसी जो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उससे डील करता है। पार्ट नंबर 13 की अगर बात करें तो पार्ट नंबर 13 डील करता है ट्रेड एंड कॉमर्स से, ट्रेड एंड कॉमर्स से डील करता है। और पार्ट नंबर 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये किससे डील करता है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज से डील करता है, पार्ट नंबर 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये हमारा पार्ट नंबर 13। 20 अभी देखा अमेंडमेंट। 10 में क्या दिया हुआ है, 10 में दिया हुआ है आपका, 10 में आपका दिया हुआ है शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। पार्ट नंबर 15 में अगर बात करें तो इलेक्शंस यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट लॉज इनकंसिस्टेंट विद द पार्ट 3 बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 आर वॉइड, तो किस आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल बोलता है, तो कौन सा अनुच्छेद है कि अगर कोई भी लॉ बनता है अगर वो इट इज़ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार के खिलाफ जाता है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का पावर आर्टिकल नंबर 13 देता है, विच टॉक्स मेनली अबाउट दी जुडिशियल रिव्यू। न्यायपालिका इस पर रिव्यू कर सकती है, और इस पर्टिकुलर प्रोविजन को हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। गांधी जी की पिक नोट्स में क्यों होती हैं, द सुभाष पूछ रहे हैं, तो इसलिए होती है कि भाई फादर ऑफ नेशन है, इज्जत देने के लिए। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स से कौन डील करता है, तो याद करिए सर, पहला जो हमने टीडीक बनाई थी उस टीडीक में तो पहला तो यही था, फॉरेन टूअर्स साउंड टू एक्सपेंसिव में फॉरेन एफ, और हमने 11 तक तो अपने याद ही कर लिए थे, टीडीक तो हमने 12वें से देखना स्टार्ट किया था, तो ऑप्शन नंबर ए। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज पार्ट नंबर 9 में पंचायत, 9A में म्यूनिसिपैलिटी, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्ट नंबर 8 यूनियन टेरिटरीज। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशनड, कितना आसान है, फंडामेंटल राइट इसमें, फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें, डीपीएसपी इसमें, और इसमें स्टेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ आर्टिकल्स आर एसोसिएटेड विद द पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 15 की अगर मैं बात करता हूँ तो मतलब किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, और हमें पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 से लेकर 329 में दिया हुआ, ये तो हम देख चुके हैं। पार्ट क्वेश्चन नंबर 11, पार्ट 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो किससे डील करता है, ये अमेंडमेंट से डील करता है। इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें तो पार्ट नंबर 18 से डील करता है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की अगर बात करें तो एक इससे डील कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 17 डील करता है। और मिसलेनियस की अगर हम बात करें तो पार्ट नंबर 19 है जो इससे डील करता है। पार्ट नंबर 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो 18 डील करता है किससे, 18 डील करता है भाई स्पेशल प्रोविजंस, तो आपके अलग हो जाएंगे, 18 वो नहीं है। स्पेशल प्रोविजंस किस में, जल्दी से बताइए, पार्ट नंबर 16 में हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन आपका पार्ट नंबर 15 में हो जाएगा। इमरजेंसी प्रोविजंस आपका पार्ट नंबर 18 में हो जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी हो जाएंगी किस में, पार्ट नंबर 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगले पे आते हैं 13th पे, एंड दैट इज़ यहाँ पे अगेन पार्ट्स मैच कराना, ये बार बार सेम चीज़ें आ रही हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ठीक है मैच रही है, नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है, ठीक है। स्टेट ये भी सही मैच है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल 76 मतलब पार्ट नंबर 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा जो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। पार्ट नंबर 14 पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है। हाउ मेनी पार्ट्स डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंटली हैव, कितने पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स हैं 25 भाग हैं संविधान के। खत्म हो गया लेक्चर आज का, ठीक। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जो एक्ट्स हैं जितनी चीज़ें नीडेड हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बता दिया, और क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है, कि आपको ये एश्योरेंस हो जाए कि जो हम लोग चीज़ें पढ़ी हैं वो दीज आर सफिशेंट। पॉलिटी के बाद फिजिक्स नहीं करवाएंगे साहिल, पॉलिटी के बाद बायोलॉजी होगी पहले, ठीक है। कल से मैंने बायोलॉजी का सोचा है, उसका रीज़न है, उसका रीज़न है कि मतलब कुछ रीज़न्स हैं उसके, ठीक है, वो करवाने के, क्योंकि अगले हफ्ते जो है आपकी पहली कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि कल
जो लोग भी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, जो कि आई होप सभी लोग पढ़ना चाहते होंगे, तो वो कल शाम को 5 बजे आ जाएंगे। वो क्लास मेनली मैंने CSIR का एग्ज़ाम ध्यान में रखते हुए बनाई, मतलब उसको शेड्यूल किया है। बट जैसे मैंने क्लास के शुरू में भी बोला था कि वो क्लास आपके, क्योंकि मैं SSC के लिए अलग से कोई ऐसा सच नहीं चैप्टर वाइज पढ़ने की ज़रूरत नहीं ना, पढ़ाने को तो मैं पढ़ा दूँ लेकिन ज़रूरत नहीं उतना, उसी से आपका सफाइस हो जाएंगी, चीज़ें सफिशिएंट रहेंगी। तो इसीलिए आई वुड अर्ज कि CSIR के जो मैं क्लास लूँगा उसी के लिए 5 PM पे स्टार्ट होगी जो, तो उसको आप अटेंड करना ना भूलिएगा, ठीक है। वहाँ पे हम लोग UPSC तक के भी क्वेश्चंस कल टच करेंगे। सर अभी अमेंडमेंट नहीं हुआ क्या, मतलब दिमाग ख़राब है क्या? अमेंडमेंट कौन सा अमेंडमेंट नहीं हुआ बताओ ज़रा। क्लास में एक तो रेगुलर आया करो। कल ये इसी चीज़ पे मैंने भाषण भी दिया था कि अमेंडमेंट कैसे क्या हम लोगों ने किए और कौन सा अमेंडमेंट बाकी है। कल मैंने चीज़ बोली भी थी, बट फिर से वही बात, कल ये चीज़ मैंने बोली थी ना, यानी कि आपने कल ही क्लास नहीं करी है। फिर कौन सा अमेंडमेंट ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है और जो हम लोगों ने नहीं किया है, बताइए जल्दी से। बस बीच में आके आप कमेंट कर देंगे कि अमेंडमेंट नहीं हुआ है। अमेंडमेंट कब करेंगे, कि गवर्नर जनरल कब करेंगे? चलिए भाई, थैंक यू सभी को, बाकी मिलते हैं कल। एंड अगला वाला जो संडे होगा, दैट इज़ 28 को जो संडे होगा, उसमें हम लोग पूरे करंट अफेयर्स करने वाले हैं जनवरी के, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली जो मैगज़ीन का आप लोगों का दर्द रहता है वो भी शायद अब रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। ठीक है, वो तो आपको मैं 28 को ही बताऊँगा कैसे क्या रहेंगी चीज़ें, ठीक है। हाँ आकाश, वो इनफ रहेगा, बिल्कुल वो इनफ रहेगा। ओल्ड बैच की फ़िज़िक्स जनक हो जाएगी अब तो, मैं कल से देखते हैं, मतलब परसों से, सॉरी। क्योंकि एक्चुअली मैं बताऊँ ना क्या कारण क्या है, कि कारण ये है कि देखो कल तो मुझे पहले उसका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कंटेंट बनाना पड़ेगा बैठ के, ठीक है। शाम को क्लास होगी, थोड़ा देर तक चलेगी, फिर मुझे करंट अफेयर्स बनाने पड़ते हैं, फिर मंडे को क्लास में तक वो फिर फिज़िक्स के लिए PPT क्योंकि बनी नहीं है तो बनानी पड़ती है अलग से। बायोलॉजी की क्या बनी रखी हुई है, और उसमें भी टाइम लगेगा नहीं। और क्योंकि मुझे 28 को फिर करंट अफेयर का भी क्लास करवाना है, तो उसके लिए भी अभी से ही मतलब काम करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा। तो फिर मतलब मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें, किसी कहीं मुझे कॉम्प्रोमाइज़ कहीं करना पड़ेगा, तो वो मैं करना नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ बायोलॉजी करवा दूँ ख़त्म, तब तक करंट अफेयर सब हो जाएगा 28 तक, और 28 के बाद फिर फिज़िक्स स्टार्ट कर लेंगे, बिकॉज बायोलॉजी हो चाहे साइंस के कोई भी सब्जेक्ट हो तुरंत ही ख़त्म हो जाते हैं हमारे, है ना। पिछली बार किसी को पता है कितने लेक्चर्स लगे थे बायोलॉजी में? पता है किसी को? बेटा तूफ़ान का देवता, तुम कल से ही कमेंट करो, अब तुमने कमेंट किया ये सर मुझे माफ़ कर दो, इस चप्पल फेंक के मारेंगे, ध्यान रखना, स्पैम मत किया करो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, छपरियों वाली हरकत मत किया करो यहाँ पे। सर आप Dream11 पे टीम बनाओ फिज़िक्स में कुछ अच्छा। एथिक्स का देखते हैं, एथिक्स का मेन वही है ना, करवाने को तो करवा दें लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसे वन शॉट लेक्चर में खासकर टाइम लगता है। जैसे कि कल पूरा बनाना पड़ेगा बैठ के, तब वो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाला लेक्चर हो पाएगा, है ना। शाम तक वीडियो मत कराना, क्यों भाई शाम तक ऐसा क्या है? चलिए भाई, थैंक यू सभी को, बाकी मिलते हैं कल शाम 5 बजे जो लेक्चर होगा हम लोगों का एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का, उसमें। थैंक यू।